हाँ जी, तो हमने डिस्कशन कर लिया बेसिक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का। स्टार्ट हमने कहां से किया था कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को हम लाइट को पार्टिकल मान के एक्सप्लेन कर पाते हैं, लाइट को वेव मान के एक्सप्लेन नहीं कर पाते। तो आज वही देखेंगे कि वेव मान के एक्सप्लेन करने में क्या दिक्कत है और पार्टिकल मान के एक्सप्लेन करने में क्या दिक्कत है। ठीक है, तो आप हेडिंग लिखेंगे व्हाई वेव थ्योरी could not explain the वेव थ्योरी कैसे एक्सप्लेन नहीं कर पाई। इसके लिए दो लॉजिक समझेंगे, आप इसको फ्लो चार्ट के फॉर्म में बनाएंगे, पहले आप समझ लें फिर बाद में लिख लेना। अगर लाइट को वेव माना और इंटेंसिटी ज्यादा है, इंटेंसिटी ज्यादा होने का मतलब है जो वेव है उसका एम्पलीट्यूड बड़ा होगा, और वेव जनरली इलेक्ट्रिक फील्ड की बनी होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बनी मानते हैं क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड आपका बहुत स्मॉल होता है। इंटेंसिटी ज्यादा होगी तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा हुआ तो जिसके ऊपर वो लाइट इंसिडेंट हो रही है इलेक्ट्रॉन, उसके ऊपर फोर्स ज्यादा लगेगा, है ना। अगर ज्यादा लगेगा तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकलने चाहिए, ज्यादा फोर्स है नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड होने के कारण फोर्स बड़ा हो गया तो आपकी काइनेटिक एनर्जी बढ़नी चाहिए। आप खुद सोचो, पहले एक इलेक्ट्रॉन था उसके ऊपर कम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई हो रहा था, अब ज्यादा हो गया तो ज्यादा फोर्स लगेगा, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ दैट इलेक्ट्रॉन शुड बी मोर। तो कुल मिला के यहां पे क्या होना चाहिए, काइनेटिक एनर्जी जो मैक्स है वो बढ़नी चाहिए। पर ऐसा होता है क्या, इंटेंसिटी और काइनेटिक एनर्जी का क्या रिलेशन होता है, फर्क नहीं पड़ता। इंटेंसिटी का सीधा संबंध है फोटो करंट से, आपकी इंटेंसिटी बढ़ेगी तो फोटो करंट बढ़ेगा, ये हमने एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व कर रखा है। यहाँ पे उल्टा बता रहा है कि इंटेंसिटी बढ़ने से काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम बढ़नी चाहिए, ये वेव थ्योरी के हिसाब से हम प्रिडिक्ट कर रहे हैं। इसके बाद देखते हैं इधर एक और आर्ग्यूमेंट। अगर वेव है, लाइट एक वेव है, तो कंटिन्यूअस एब्जॉर्प्शन ऑफ कंटिन्यूस आपकी लाइट जो फॉल हो रही है उसके कारण एनर्जी एब्जॉर्ब करता रहेगा इलेक्ट्रॉन, और एनर्जी को इकट्ठा करके बाद में सफिशिएंट एनर्जी एक्यूमुलेशन के बाद आपका इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो जाना चाहिए। बट हमने देखा था कि एक मिनिमम थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी के बिना आपका इलेक्ट्रॉन एमिट या इजेक्ट नहीं होता। तो ये बात भी उसको कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है, क्या कि हम बोल रहे हैं कि वेव एक कंटिन्यूअस एनर्जी एब्जॉर्प्शन का सोर्स है, तो भले ही फ्रीक्वेंसी बहुत कम हो बट सफिशिएंट टाइम अगर मिल जाए तो लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी विल बी स्टोर्ड एंड इलेक्ट्रॉन विल एब्जॉर्ब दैट एनर्जी एंड विल गेट इजेक्टेड और एमिटेड, है ना। तो इसके हिसाब से देयर शुड बी नो नीड ऑफ थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो हमारी दोनों बात जो हमने एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व करी, लाइट को वेव मान के उसके अपोजिट प्रिडिक्शंस आ रहे हैं। एक प्रिडिक्शन क्या है, एक प्रिडिक्शन है इंटेंसिटी बढ़ने से काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है, और दूसरा प्रिडिक्शन क्या है कि थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। ये दोनों प्रिडिक्शंस आपके एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन के बिल्कुल विपरीत हैं। तो आप इसके नीचे एक लाइन लगा के लिख लेंगे क्या,
by assuming light as wave, both predictions, फिर आप ब्रैकेट फर्स्ट लिख लेंगे क्या, I इंक्रीजेस, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस, और दूसरा प्रिडिक्शन देयर इज नो नीड ऑफ थ्रेश होल्ड फ्रीक्वेंसी। दोनों का बुलेट पॉइंट बना लेंगे क्या, I increases, kinetic energy increases, and there is no need of threshold frequency. Are contradictory, ये दोनों ऑब्जर्वेशन क्या है, फिर आप लिखेंगे थर्ड पॉइंट में, आर कॉन्ट्राडिक्टरी टू द एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशंस। लाइट को वेव मान के जो दो प्रिडिक्शंस किए गए वो दोनों एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन के कॉन्ट्राडिक्टरी हैं। नोट डाउन कर लें। हाँ जी बेटा, किसने लिखा है क्या, आर कॉन्ट्राडिक्टरी, both predictions are contradictory to the experimental observations, both predictions are contradictory to experimental observations। ये फ्लो चार्ट बना लें आप दोनों। बनेगी, देखो आप, जब भी मैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की बात करूंगा तो वहां पे मैग्नेटिक फील्ड भी होती है, डेफिनेटली होती है, बट मैग्नेटिक फील्ड इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जनरली हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को रिप्रेजेंट करने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड वेव से रिप्रेजेंट कर देते हैं। आपका डाउट कुछ और है शायद, क्या बी इसलिए कम होती है क्योंकि हमने देखा था कि बी इज इक्वल्स टू ई नॉट बाय सी, तो सी इज अ बिग नंबर, उसके कारण से बी नॉट इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू ई नॉट। हाँ जी डन। सबसे पहले हमने कल की क्लास में क्या किया, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को डिफाइन किया और उसके पैरामीटर्स को वेरी करके फोटो करंट कैसे बदल रहा है ये देखा। आज हमने देखा कि इसको वेव मानने से क्या प्रेडिक्शंस हैं और वो एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन के कैसे अगेंस्ट हैं। अब हम देखेंगे कि लाइट को पार्टिकल मान के उस बात का सॉल्यूशन कैसे निकलता है ना। तो आप लिखें, पहले मैं आपको समझा रहा हूं फिर आप बाद में लिख लेना, मैं लिखवा दूंगा टाइम देके आपको। सबसे पहला पॉइंट, आइंस्टीन ने बोला कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में आपका कंटिन्यूअस एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी नहीं होता, बल्कि क्या होता है, एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड इन क्वांटा और डिस्क्रीट यूनिट्स।
called photon. Packet of देखिए क्या मतलब इस बात का, यह आपकी मेटल प्लेट थी, जब आपने लाइट को वेव माना तो कंटिन्यूअस एनर्जी का एब्जॉर्प्शन हो रहा था। अब आइंस्टीन ने कहा है कि ये जो एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी है ये कंटिन्यूअस नहीं है, क्या है आपका, डिस्क्रीट है, क्वांटा में है। क्वांटम, क्वांटा और कंटिन्यूअस में आप क्या अंतर समझें? फॉर एग्जांपल, अगर एक पाइप से पानी गिर रहा है तो आपको लगातार पानी के पार्टिकल्स मिलेंगे, कंटिन्यूअस फ्लो मिलेगा, वो होता है कंटिन्यूअस। डिस्क्रीट क्या है, आप मान लो एक गेहूं, एक छाछ होता है ना, छाछ या कुछ भी मान लें आप, ऐसे गेहूं के दाने ऊपर से डाल रहे हैं तो गेहूं के दानों में गैप मिलेगा आपको, है ना, तो वो कंटिन्यूअस नहीं, डिस्क्रीट है आपका। डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस में ये अंतर है बेसिकली। तो यहाँ पे कंटिन्यूअस एनर्जी एब्जॉर्प्शन ना होकर डिस्क्रीट एनर्जी एब्जॉर्प्शन है। जो ये वेव है, वेव जो आ रही है, एक वेव के कोरस्पॉन्डिंग आप मान लें कि एक पैकेट ऑफ एनर्जी है। इस वेव की जगह एक और पैकेट ऑफ एनर्जी है, इस पैकेट ऑफ एनर्जी को आप बोलते हो फोटोन। इस फोटोन को एब्जॉर्ब करके आपका एनर्जी एमिशन होता है। ठीक है, सबसे पहली बात हमने क्या करी, कंटिन्यूअस एनर्जी एब्जॉर्प्शन ना होके आपका डिस्क्रीट अमाउंट में, डिस्क्रीट यूनिट्स में और पैकेट्स ऑफ एनर्जी के फॉर्म में एनर्जी आपका एब्जॉर्ब होती है, एक बात। उसकी अगली बात, जो ये एक इलेक्ट्रॉन है, वन इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब्स वन फोटोन। एक इलेक्ट्रॉन है जो आपका एक ही फोटोन ऑब्जर्व करता है, एब्जॉर्ब करता है। हमने बोला ना कि एनर्जी इकट्ठी कर लेगा और फिर एमिट हो जाएगा, तो देयर इज नो नीड ऑफ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो इसने बोला कि एक इलेक्ट्रॉन एक ही फोटोन को एब्जॉर्ब करता है, ठीक है, और एनर्जी ऑफ दैट फोटोन इज, एनर्जी इज एच न्यू। एच न्यू क्या है, एनर्जी ऑफ फोटोन। मैं लिखवाऊंगा सारी बातें। एनर्जी ऑफ फोटोन, यहां पे एच क्या है, एच एक कांस्टेंट होता है जिसको आप बोलते हैं प्लैंक कांस्टेंट। प्लैंक कांस्टेंट को आप एच से डिनोट करते हैं और इसकी वैल्यू होती है 6.62 10 की पावर -34 जूल सेकेंड। और न्यू क्या है, न्यू इज फ्रीक्वेंसी। एक बात देखिए बहुत इंपॉर्टेंट, ये बहुत सारी बुक्स में नहीं गिवन होती है। यहां जो ये फ्रीक्वेंसी है इसका क्या मतलब है, जैसे मैं कहूं इस पॉइंट से जितनी नंबर ऑफ वेव्स पास कर जाएंगी एक सेकंड में, वो इस वेव की फ्रीक्वेंसी होगी, है ना। सिमिलरली जितनी वेव्स क्रॉस करेंगी एक पॉइंट को, उतने ही फोटोन भी क्रॉस करते हैं, क्योंकि आपका एक वेव के करस्पॉन्डिंग क्या है, एक फोटोन है। तो जो आपकी वेव की फ्रीक्वेंसी है वही फोटोन की भी फ्रीक्वेंसी होती है। फ्रीक्वेंसी का मतलब है नंबर ऑफ फोटोन्स पर सेकंड पासिंग थ्रू अ गिवन पॉइंट, ठीक है। वो फ्रीक्वेंसी वेव की और फोटोन की बराबर है, E इक्वल टू एच नहीं होता है। अब फिर से हम कैसे एक्सप्लेन कर पाए, एक बात तो यहीं से तय हो गई, जो हमने कहा कि एनर्जी लगातार इकट्ठा करके कंटिन्यूअस एब्जॉर्प्शन के कारण आपकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की रिक्वायरमेंट नहीं होनी चाहिए, वो बात गलत हो गई। क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक ही फोटोन एब्जॉर्ब हो रहा है, और अगर उसकी एनर्जी, फोटोन की एनर्जी उस इलेक्ट्रॉन को वहां से निकालने में अगर एबल नहीं हो पाई, सराउंडिंग का अटैचमेंट है ना, बाउंड है वो पॉजिटिव आयन से, अगर वो एनर्जी सफिशिएंट नहीं है तो वो इलेक्ट्रॉन को नहीं निकाल पाएगा फोटोन। उसके लिए इस फ्रीक्वेंसी को एक सुटेबल फ्रीक्वेंसी होना पड़ेगा, एक अमाउंट से ज्यादा होना पड़ेगा, सो टू ब्रेक दैट बाइंडिंग ऑफ सराउंडिंग पॉजिटिव आयंस, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो गया। दूसरी बात थी कि इंटेंसिटी बढ़ने से आपका, वहां पे आया था कि काइनेटिक एनर्जी बढ़नी चाहिए। यहां पे हम इंटेंसिटी कैसे डिफाइन करेंगे, इंटेंसिटी विल बी डिफाइंड एज
नंबर ऑफ फोटोन्स इंसिडेंट पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। अगर इंटेंसिटी बढ़ी तो नंबर ऑफ फोटोन्स ज्यादा गिरे मेटल प्लेट के ऊपर, ज्यादा फोटोन्स गिरे तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स निकले तो ज्यादा करंट बनेगा। बट ज्यादा फोटोन होने से फोटोन की एनर्जी थोड़ी ना बढ़ी। आई एम रिपीटिंग, इंटेंसिटी बढ़ने से ज्यादा फोटोन गिरे, फोटोन ज्यादा गिरे, एक एक इलेक्ट्रॉन ने एक एक फोटोन लिया और वो निकल गए। तो फोटोन बढ़ने से आपकी इलेक्ट्रॉन ज्यादा निकले, करंट बढ़ा, बट फोटोन की एनर्जी तो एच न्यू ही है, वो एच न्यू है, तो उसके कारण से उसकी काइनेटिक एनर्जी नहीं बढ़ी। ठीक है, तो यहां से हम जो पहले वाले दो कॉन्ट्राडिक्शन थे दोनों एक्सप्लेन कर पा रहे हैं। अब आप सीक्वेंस से लिखें, मैं लिखवा रहा हूं। सबसे पहले लिखें फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन, बुलेट पॉइंट्स बना के आप लिखते रहेंगे। फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन does not take place by continuous absorption of energy. Photoelectric emission does not take place by continuous absorption of energy from radiation. कंटिन्यूअस एब्जॉर्प्शन से आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होता है। सेकंड पॉइंट, photoelectric emission does not take place by continuous absorption of energy from radiation. नेक्स्ट लिखेंगे रेडिएशन, सेकंड पॉइंट, रेडिएशन इज बिल्ट अप ऑफ discrete units. रेडिएशन इज बिल्ट अप ऑफ डिस्क्रीट यूनिट्स, ब्रैकेट में लिखेंगे discrete quanta of energy is called photon. Third point, photon has energy E equal to h nu. ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं h इज प्लैंक कांस्टेंट, उसकी वैल्यू ये गिवन है, एंड न्यू इज फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट. न्यू इज फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट या रेडिएशन आपकी. नेक्स्ट पॉइंट, in photoelectric effect one electron absorbs, in photoelectric effect आप PEE कर सकते हैं, photoelectric effect one electron absorbs one photon of energy h nu. है ना, मेन पॉइंट आपके कवर हो गए हैं. अब मैं एक बार पॉइंट बोल रहा हूं, आपको लगेगी और लिखना है तो आप लिख लेना. ये 4 पॉइंट बताने के बाद आप पहले वाले 2 कॉन्ट्राडिक्शंस को रिजोल्व कर सकते हैं. कैसे? सिंस वन इलेक्ट्रॉन, लिखो मत एक बार, पहले सुन लो. सिंस वन इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब्स वन फोटोन, देयरफॉर a minimum energy should be there with that photon so that it can break the binding of surrounding positive ions. लिखाऊं क्या? लिखो. सिंस, आपने ऊपर लिख लिया, सिंस वन इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब्स वन फोटोन, therefore a minimum threshold frequency is required. A minimum threshold frequency is required so that
so that photon can have so that photon can have sufficient energy to overcome the binding of surrounding positive ions. तो एक कॉन्ट्रडिक्शन रिजोल्व हो गया। अगला क्या था कि इंटेंसिटी बढ़ने से आपकी क्या बढ़ रहा था, काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही थी उस एक्सप्लेनेशन से। उसके लिए लिखो इंटेंसिटी in context of photoelectric effect, intensity in context of photoelectric effect is defined as number of photons incident per unit area per unit time, number of photons incident per unit area per unit time on metal surface, ये आपकी इंटेंसिटी है। तो क्या मतलब इसका, इंटेंसिटी का मतलब नंबर ऑफ फोटोन्स कितने गिर रहे हैं, है ना। एंड नंबर ऑफ अगला लिखे more number of photons will eject more electrons and more photocurrent will be there, but kinetic energy of the electron will not be affected, kinetic energy of electron will not be affected। ठीक है ना। इंटेंसिटी ज्यादा तो नंबर ऑफ फोटोन्स ज्यादा आएंगे, ज्यादा फोटोन आएंगे तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो ज्यादा करंट बनेगा। ठीक है, लेकिन आपकी काइनेटिक एनर्जी किस बात पर डिपेंड कर रही है कि कितनी एनर्जी आई थी। फॉर एग्जाम्पल आप इलेक्ट्रॉन है, आपको इस सराउंडिंग से निकालने के लिए 2 जूल की एनर्जी रिक्वायरमेंट है। तो मैंने अगर 4 जूल दी तो 2 जूल से आप पीछे छुड़ाओगे और 2 जूल आप काइनेटिक एनर्जी गेन कर लोगे। तो वो डिपेंड करेगा कि कितनी एनर्जी है फोटोन के पास, नॉट ऑन द नंबर ऑफ फोटोन्स। ठीक है, हाँ जी, नो नहीं होगा। आपने गलत क्या लिखा है ऐसा कल। हाँ देखो, आप मैं दोबारा सुन लें आप। इंटेंसिटी सिंबल्स का मतलब है क्या है, नंबर ऑफ फोटोन कितने आए, नंबर ऑफ फोटोन कितने आए उससे आपका इलेक्ट्रॉन कितने निकलेंगे वो डिसाइड होगा, और उससे करंट डिसाइड होगा। तो इंटेंसिटी और करंट का सीधा आई और आई रिलेटेड है, आई और आई, सिंपल। उसके बाद फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है, जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी उतनी ज्यादा फोटोन की एनर्जी होगी, और एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन के पास जाना है तो कुछ एनर्जी जो फोटोन उसकी है, फोटोन की है, वो तो उसको सराउंडिंग की बाइंडिंग को ब्रेक करने में खर्च हो जाएगी, और बाकी वाली उसको काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में मिल जाएगी। तो जितनी ज्यादा फोटोन की एनर्जी होगी उतनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी। ठीक है, अभी तक हमने बेसिक एक्सप्लेनेशन पढ़ा है, अभी पढ़ेंगे मेन आइंस्टीन्स फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन क्या है, मैथमेटिकल इक्वेशन क्या है। लिख लिया सब। यहाँ पे मैंने इसमें ये लिखवाया नहीं है, ये आप नोट कर लें, वैसे ये बहुत इंटरेस्टिंग है कि एक वेव के करस्पॉन्डिंग एक फोटोन है, और जितनी वेव की फ्रीक्वेंसी थी वही फोटोन की भी फ्रीक्वेंसी है।
हाँ जी, कोई जो भी किसी भी कारण से, एग्जाम के कारण से, रितेश आपसे कह रहा हूँ, खासकर मोक्ष आपसे, चैप्टर आसान है, आपके एग्जाम होते रहेंगे, कोई वो खास बात नहीं है, पर हाँ अभी एट प्रेजेंट अगर आप इसको नहीं करेंगे तो ये हाथ से निकल जाएगा, आसान चैप्टर है। तो घर जाके कल के वीडियोस देख के अपडेट होके आप भी, और आप भी इस चीज का, कल सब लोग अपडेट होंगे और मैं कल आते पूछूंगा आपसे। हाँ जी, डन। अब देखते हैं आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, वही टॉपिक चल रहा है अभी। ये इलेक्ट्रॉन है मेटल प्लेट में, सराउंडिंग के पॉजिटिव आयंस, हालांकि फ्री है, रिलेटिवली फ्री है, बट एब्सोल्यूट फ्री नहीं है। जब एक सुटेबल फ्रीक्वेंसी की वेव, अब वेव ना कंसिडर करके आप सीधा फोटोन भी बात कर सकते हैं कि ये डायग्राम आप बेटर रहे तो ऐसे बनाएं कि इलेक्ट्रॉन है, सराउंडिंग में पॉजिटिव आयंस हैं, और अब वेव की जगह क्या है, फोटोन इंसिडेंट हुए हैं। फोटोन की एनर्जी कितनी है, E इक्वल टू एच न्यू। इस इलेक्ट्रॉन को इसके सराउंडिंग से, की बाइंडिंग से बाहर निकालने के लिए कुछ एनर्जी खर्च होगी, उसको बोलते हैं वर्क फंक्शन फाई नॉट। मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड बाय इलेक्ट्रॉन ब्रेक बाइंडिंग ऑफ सराउंडिंग इलेक्ट्रॉन्स। देखिए आप, मैंने जानबूझ के वर्ड लिखा है मिनिमम एनर्जी। इसका मतलब है कोई ऐसे इलेक्ट्रॉन हो सकता है जिसमें इससे ज्यादा एनर्जी रिक्वायरमेंट हो उसको बाहर निकालने के लिए, बट ये मिनिमम है, इतनी तो लगेगी लगेगी। ठीक है, आपकी इंसिडेंट एनर्जी कितनी थी, जो आपके पास एनर्जी थी वो एच न्यू थी। उस एच न्यू में से फाइनोट एनर्जी खर्च हो गई टू ब्रेक दैट बाइंडिंग। जो बची हुई एनर्जी है इट विल बी मैनिफेस्टेड इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। जिस इलेक्ट्रॉन पे वो फोटोन गिरा है, कुछ एनर्जी खर्च हुई इसको वहां से बाइंडिंग से निकालने के लिए, और बची हुई एनर्जी विल बी मैनिफेस्टेड इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो इसको बोलेंगे आप के ई मैक्स। हर चीज का अपना इंपॉर्टेंस है, मैक्स लिखने का भी इंपॉर्टेंस है। इसका मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन की बाइंडिंग को ब्रेक करने के लिए हर इलेक्ट्रॉन को अलग अलग एनर्जी की रिक्वायरमेंट हो सकती है, बट उस सब्सटेंस के लिए जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो 5 नॉट तो है ही है। हर इलेक्ट्रॉन के लिए अलग अलग रिक्वायरमेंट क्यों हो सकती है, क्योंकि हर इलेक्ट्रॉन की सराउंडिंग अलग अलग हो सकती है ना, तो इसलिए अलग अलग हो सकती है, बट ये मिनिमम तो इतनी है। अगर यहाँ पे आपने मिनिमम एनर्जी को यूज किया है तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगी, है ना, तो टोटल एनर्जी तो कांस्टेंट रहनी है। तो जब आप मिनिमम वर्क फंक्शन यूज करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम आएगी। इसको बोलते हैं आपकी फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, आइंस्टीन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। नहीं, फोटोन्स की बाइंडिंग थोड़ी ना है, ये देखो आप, सराउंडिंग पॉजिटिव आयन, सॉरी, सराउंडिंग पॉजिटिव आयंस, इलेक्ट्रॉन्स को चारों तरफ के पॉजिटिव आयंस बाउंड करेंगे। ठीक है, यहां पे अगर हम ड्रॉ करना चाहें काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम वर्सेस फ्रीक्वेंसी का ग्राफ, तो कैसा ग्राफ आना चाहिए,
हाँ जी, फ्रीक्वेंसी, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम ये फ्रीक्वेंसी है। स्ट्रेट लाइन आई क्या? क्या ऐसा ग्राफ आएगा? चेक कर लें, ये y है, ये mx है, और इसको इस साइड ले जाएंगे तो -5 -c हो जाएगा एक तरीके से, y इक्वल टू mx माइनस सी, तो इंटरसेप्ट नेगेटिव आएगा। हाँ जी, इस ग्राफ का स्लोप क्या देगा आपको ये बताएं? नहीं, हाँ जी, प्लैंक कांस्टेंट देगा ना बच्चों। देखो y इक्वल टू mx प्लस सी, जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इज y इक्वल टू mx प्लस सी। यहां पे y में क्या प्लॉट किया आपने? के मैक्स कर दिया। दूसरा वेरिएबल क्या है? फ्रीक्वेंसी, ये रहा, मल्टीप्लाई क्या है साथ में? एच न्यू, साथ में फाइ नॉट इस साइड जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, माइनस फाइ नॉट। तो स्लोप क्या हुआ और इंटरसेप्ट क्या हुआ? वर्क फंक्शन। स्लोप और वर्क फंक्शन आपका ये रहा। यहां तक कोई डाउट? कोई डाउट नहीं है। हाँ, छोटा हो जाएगा, होने दो, बहुत छोटा हो जाएगा। एक्चुअली ये वाला एक्सपेरिमेंट है ना, ये प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू को वेरीफाई करने के लिए भी है ना। आप किसी तरीके से एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, न्यू मेजर कर पा रहे हैं फ्रीक्वेंसी फोटॉन्स के इंसिडेंट की, और काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम भी मेजर कर पा रहे हैं, दोनों को प्लॉट किया तो प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू क्या आएगी वो स्लोप बताएगा, है ना। तो वो प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू को वेरीफाई करने के लिए भी काम आता है। और फाइ नॉट आपका वर्क फंक्शन है। अब बताएं, क्या फाइ नॉट डिपेंड्स अपॉन मटेरियल? अगर मटेरियल में चेंज कर दूंगा, मेटल प्लेट कॉपर की जगह आयरन की ले लूंगा, तो क्या फाइ नॉट बदलेगा? बदलेगा। तो आप ये साइड में लिख लें कहीं तो, कि फाइ नॉट डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ मटेरियल। बंदिता सुंदर नोट्स बना रहे हैं आज तो। कहां से आया मोटिवेशन? आराध्या से? ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक आप लिखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फोटोन। जो हमने यहाँ पे लाइट को पार्टिकल माना है और पार्टिकल फोटोन है, उस फोटोन की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। सबसे पहले आप लिखेंगे एनर्जी ऑफ फोटोन इज E इक्वल टू एच न्यू, बुलेट पॉइंट्स में। एनर्जी ऑफ फोटोन इज इक्वल टू एच न्यू। सिंस फोटोन इज, ये लिखना नहीं है, सिंस फोटोन इज बिहेविंग लाइक अ पार्टिकल, उसकी एनर्जी भी होगा, उसका मोमेंटम भी होगा। तो मोमेंटम क्या होता है वो लिखें। मोमेंटम इज पी इक्वल टू एच न्यू बाय सी। आपने बताया E इक्वल टू एच न्यू, P इक्वल टू एच न्यू बाय सी। थर्ड लिखें स्पीड ऑफ फोटोन इज इक्वल टू सी। स्पीड है फोटोन की, डेफिनेटली इन वैक्यूम, है ना।
अगला पॉइंट लिखें, इन इंटरेक्शन ऑफ रेडिएशन, इन इंटरेक्शन ऑफ रेडिएशन विद मैटर, in interaction of radiation with matter, radiation behaves as if it is, as if it is made up of particles called photon. जब आपकी as if it is made up of particles called photon. सौरभ, अगर आपको राइटिंग की स्पीड का इशू है तो आप एक तो वीडियो देख सकते हैं, आपके लिए वैसे भी यूजफुल है क्योंकि आपको 2-3 बार चीजें करनी पड़ेंगी तब समझ में आएंगी, ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट लिखें, इसका मतलब क्या हुआ कि जो आपका रेडिएशन है जब वो इंटरेक्ट करेगा मैटर के साथ तो वो एक पार्टिकल की तरह ही बिहेव करेगा। जैसे एक बॉल को दीवार पे फेंका है तो पार्टिकल से इंटरेक्ट किया है, सिमिलरली जब रेडिएशन आपका मैटर से इंटरेक्ट करेगा तो वो आपके पार्टिकल की तरह ही बिहेव करेगा। अगला पॉइंट लिखें, फोटोन एनर्जी इज इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी। नेक्स्ट, फोटोन्स आर न्यूट्रल, कोई चार्ज नहीं होता उनके ऊपर, चार्जलेस पार्टिकल है। फोटोन्स आर न्यूट्रल, नो चार्ज ऑन देम। नेक्स्ट, इन फोटोन पार्टिकल कोलिजन, total momentum and energy are conserved. Total momentum and energy are conserved. ठीक है, इतना ही करते हैं आज। तो कल हमने बेसिक क्या था वो किया था, आज कुछ भी नया नहीं किया। आप ध्यान से देखें तो कुछ भी नया नहीं किया है। उसी बात को वेव कैसे एक्सप्लेन नहीं कर पाई और पार्टिकल कैसे एक्सप्लेन कर पाया, इस बात को समझा है ना। ऑलमोस्ट हाफ चैप्टर की थियरी हो गई है। ठीक है, कल मिलते हैं, थैंक यू।